So this was what legal current affairs episode for Vidis Academy. So today we are going to discuss with what very important latest development in your latest current affairs. So there is very latest update for you in criminal law and specifically in the CRPC. What is that? Supposedly, if there is delay in filing an appeal against the acquittal, it means what? If accused has been acquitted and the state is going in appeal against that acquittal and there is a delay, so that is what the appeal is now time barred, whether those delays can be condoned under section 5 of the limitation act. क्वेश्चन इज दिस. तो इस पर लेटेस्ट रूलिंग आई है, वो देख लीजिए. केस का नाम है आपका मोहम्मद आबाद अली एंड अनदर वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू प्रोसिक्यूशन इंटेलिजेंस. बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग है, लेटेस्ट है, 2024 की है. कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मिल जाएगा. इसमें सुधांशु धूलिया साहब हैं, जज साहब, पीवी वरले, इनकी बेंच ने क्या कहा है इसमें? इन्होंने कहा है कि यस, द डिले कैन बी कंडोन्ड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963. डिले कंडोन किया जा सकता है सेक्शन 5 में. नाउ इंपॉर्टेंस क्यों है इस बात की? तो यू सी, इफ यू गो टू दी section 378, if you go to clause 4 and if you read it with clause 5, then the limitation period has been prescribed there itself. वहां पर आपको limitation prescribed मिलेगा, आपको 6 months का है and 60 days का भी है. See this. So section 378 CRPC itself prescribes the period of limitation for filing the appeal. यहां पर ये क्वेश्चन है कि जब सेक्शन 378 CRPC है उसमें itself लिमिटेशन पीरियड दिया गया है, तो क्या हम लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 से डिले कंडोन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो इसमें जो लेटेस्ट रूलिंग आई है उसमें कहा गया है कि यस, यू कैन डू इट. व्हाई? सीआरपीसी का सेक्शन 378 लिमिटेशन एक्ट को एक्सक्लूड नहीं करता है, एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट को एक्सक्लूड नहीं करता है. और इसको और अच्छा समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट का, सेक्शन 29 की क्लॉज 2 एंड सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट. ये 3 सेक्शंस आपको लिमिटेशन एक्ट के आपको समझ में आने चाहिए. इनका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए और वो मैं आपको समझा देता हूं. देखिए सेक्शन 3 क्या कहता है. सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट की बात करते हैं हम लोग, लिमिटेशन एक्ट की बात करते हैं. ये क्या कहता है कि अगर कोई, मोटा समझ लीजिए आप ये, कि अगर टाइम बार्ड कोई भी एप्लीकेशन है, कोई अपील है, दैट शुड बी डिसमिस्ड. सेक्शन 3 ये कहता है कि इट शुड बी डिसमिस्ड. सेक्शन 5 ये कहता है अगर कोई अपील, अगर हम यहाँ पे अपील की बात करते हैं कि इफ देर इज सफिशिएंट कॉज, इफ द अपीलेंट और एप्लीकेंट शो द सफिशिएंट कॉज फॉर डिले इन फाइलिंग दैट अपील. जो एप्लीकेंट है या अपीलेंट है जो अपील फाइल कर रहा है, अगर वो ये शो कर दे कि देयर वाज सफिशिएंट कॉज फॉर द डिले and court is satisfied with that, then court can condone the delay. सेक्शन 5 ये परमिट करता है कि जो अपीलेंट ने अगर ये समझा दिया, कोर्ट संतुष्ट हो गई इस बात से कि हाँ डिले करने का वहां पर एक पर्याप्त कारण था, तो कोर्ट उस डिले को माफ कर देगा और आपकी अपील को एक्सेप्ट कर लेंगे. सेक्शन 5 हो गया यहाँ पर ये. लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जब 378 सीआरपीसी का वो अपने आप में एक लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, सेक्शन या तो 6 मंथ्स होगा या फिर 60 डेज होगा, तो ऐसे केसेस में क्या लिमिटेशन एक्ट वहां पर अप्लाई होगा या अप्लाई नहीं होगा? एंड फॉर दैट पर्पस सेक्शन 29 क्लॉज 2 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. और वो ये कहता है कि अगर कोई भी स्पेशल लॉ, जैसे कि इस केस में सीआरपीसी, कोई अपना पीरियड प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर एनीथिंग, फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन और फाइलिंग एनी अपील, तो स्पेशल लॉ क्या हुआ यहाँ पर? सीआरपीसी हुआ. तो सेक्शन 378 ऑफ द सीआरपीसी इज प्रिस्क्राइबिंग ए पीरियड ऑफ लिमिटेशन, राइट?
तो सेक्शन 29 क्लॉज 2 सेज दैट इफ एनी स्पेशल लॉ प्रिस्क्राइब्स एनी पीरियड ऑफ लिमिटेशन दैट शुड बी कंसिडर्ड एज इफ इट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट इटसेल्फ। ये माना जाएगा कि जैसे वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड लिमिटेशन एक्ट ने ही प्रिस्क्राइब किया हो। तो 378 की जो लिमिटेशन पीरियड है 6 मंथ्स का हो या फिर 60 डेज का हो एज पर द सर्कमस्टेंसेस, वो ऐसे माना जाएगा कि दैट पीरियड इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट इटसेल्फ। सेक्शन 3 भी अप्लाई हो जाएगा उस पर। सेक्शन 3 अप्लाई क्या होगा कि सेक्शन 3 क्या करता है कि टाइम बार्ड होगा तो दैट सूट और एप्लीकेशन और अपील में बी डिसमिस्ड, और सेक्शन 5 भी उस पर अप्लाई होगा। तो बिकॉज ऑफ सेक्शन 29 क्लॉज 2 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, सेक्शन 378 की जो अपील्स हैं वो भी लिमिटेशन एक्ट से गवर्न होंगी और वहां पर भी सेक्शन 5 अप्लाई हो सकता है। तो आई बिलीव आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। कैसे लगा ये एपिसोड आज का, समझ में आया आपको? नहीं तो ये जो आपको लीगल करंट अफेयर्स हैं इससे आपको थोड़ा सा मदद मिलेगी, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आप जा करके पढ़ाई करेंगे, सोचेंगे अच्छे तरीके से। तो इस वाले उसमें हमने कौन कौन से सेक्शंस को कवर कर लिया देखो। सेक्शन 378 क्लॉज 4 रेड विद क्लॉज 5 नंबर 1। नंबर 2 क्या किया, सेक्शन 29 क्लॉज 2 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट एंड सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। अब इनकी टोटलिटी में अगर कोई क्वेश्चन आपसे कहीं पूछ लिया गया इंटरव्यू में यहाँ पर आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर इट नाउ। अब आप ये नहीं कह सकते आप अलग अलग पढ़ रहे हो, आप ये कर लेंगे आप लोग। केस का नाम क्या था, द मोहम्मद आबाद अली एंड अनदर वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू प्रोसिक्यूशन इंटेलिजेंस। और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए है क्या। एक लीगल अपडेट हो रहा है, लेटेस्ट केस लॉ का नाम तो नहीं पता लेकिन यू मस्ट नो द लॉ। द क्वेश्चन ये है कि वेदर द सुप्रीम कोर्ट हैज सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन ओवर द हाई कोर्ट एज द हाई कोर्ट हैज सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन ओवर द लोअर कोर्ट। हिंदी में समझाया था हमको, जैसे कि हाई कोर्ट को अपने स्टेट में जितनी भी लोअर कोर्ट्स है उन पर सुपरवाइज करने का एक जुरिसडिक्शन होता है, वो उन पर सुपरविजन कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है हाई कोर्ट का ओवर द लोअर जुडिशरी। द क्वेश्चन इज whether the Supreme Court also enjoys the same similar administrative or supervisory jurisdiction over the High Court। क्या सर्वोच्च न्यायालय को भी उच्चतम न्यायालयों पर उसी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव या सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है जैसा कि उच्च न्यायालय को जो लोअर जुडिशरी पर होता है? द आंसर इज नो, नहीं होता है, क्योंकि स्पेसिफिकली इसमें आपकी मदद करता है आपका आर्टिकल 227, आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली ग्रांट सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन अपॉन द हाई कोर्ट ओवर द लोअर कोर्ट्स। विशेष कर ये जो अनुच्छेद है आपका साफ साफ कहता है कि हाई कोर्ट लोअर जुडिशरी के जो कोर्ट्स है उन पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर सकता है, उन पर सुपरवाइज उनको कर सकता है, उनको डायरेक्शन दे सकता है। इस जैसा मतलब सिमिलर टू 227 कोई भी आर्टिकल आपको कॉन्स्टिट्यूशन में इन फेवर ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं मिलेगा, ना वो सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर है उसमें मिलेगा, ना ही यूनियन के चैप्टर में मिलेगा। कहीं पर भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को ऐसा ऑर्डर पास करने के लिए या सुपरवाइज करने की पावर देता हो। क्यों, यहाँ पे क्या हुआ इस केस में, एक केस में क्या हुआ कि अपीलेंट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जनाब मेरी जो अपील है वो हाई कोर्ट में बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई है, आप प्लीज उसका स्पीडी डिस्पोजल का ऑर्डर कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि हम जाते हैं लोअर कोर्ट में अगर कोई मैटर पेंडिंग है तो वी कैन अप्रोच इजीली टू द हाई कोर्ट, स्पीडी डिस्पोजल की हम डायरेक्शन हाई कोर्ट से ले आते हैं। उस केस में भी क्रिमिनल अपील में जब उसकी पेंडिंग थी काफी टाइम से, वो व्यक्ति गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा कि जनाब हाई कोर्ट में मैटर बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है और आप हमें डायरेक्शन दे दीजिए ताकि हाई कोर्ट इस मामले को निपटाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, वी कैन एट द मोस्ट ओनली रिक्वेस्ट हाई कोर्ट टू डिसाइड इट expeditiously, we cannot pass any direction for that,
वाई? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी उस प्रकार का जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास क्योंकि ऐसा कोई आर्टिकल है नहीं, जैसा कि हाई कोर्ट के पास 227 है, ऐसी कोई हमारे पास पावर्स नहीं है। तो इस तरीके से डेरोगेटरी हो जाएगा। अगर हम कोई डायरेक्शन पास करते भी हैं तो इट विल बी इन डेरोगेशन टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी लाइक हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जैसी जो संवैधानिक संस्था है उसके प्रति ये अपमानजनक होगा। एट द मोस्ट वी कैन ओनली रिक्वेस्ट। और इसी में एक इशू ये भी आया कि वेदर एन ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट कैन इन्फ्रिंज द फंडामेंटल राइट्स। तो क्वेश्चन ये है कि सपोज कीजिए हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, तो कैन यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट सेइंग दैट because of the order of the high court my fundamental rights are infringed? Because of the order of the high court मेरे जो मूल अधिकार है उनका हनन हुआ है। यानी कि क्या आप आर्टिकल 32 में भी जा सकते हैं? आंसर इज नो। हाई कोर्ट का अगर कोई ऑर्डर है एंड इफ यू वांट टू अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट यू कैन अप्रोच ओनली इन अपीलेट जुरिस्डिक्शन, not under article 32 as for the enforcement of your fundamental right। और रेशियो ये निकल कर आई कि हाई कोर्ट का ऑर्डर या ये जुडिशरी का ऑर्डर, यू कैन से एनी ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट, a court of competent jurisdiction cannot amount your fundamental right। You cannot approach to the appellate court saying that because of that order my fundamental rights are infringed। You can have only the what? और जो रेगुलर रेमेडी है आपकी, दैट इज द अपीलेट रेमेडी कैन बी ओनली अवेल्ड बाय यू। तो दीज आर द important updates for today।